हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी, कैसे प्रोलिफरेट करता है, मेनली ये सारी चीजें आज हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। एप्लास्टिक एनीमिया मेनली हम लोग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया मेनली इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारा क्या, ए, एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिक। दैट इज प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम प्लेशिया, है ना। तो मेनली दो वर्ड से मिलके बना है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या, ए और प्लास्टिक यानी प्लेशिया। ठीक है, तो देख लेते हैं प्लेशिया या फिर प्लास्टिक का क्या मतलब है। तो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होगा हमारा, ए स्टैंड फॉर यहाँ पे एब्सेंट, हाँ एब्सेंट या फिर लेस बोल सकते हैं, हाँ। और प्लेशिया मीन्स क्या होता है, प्लेशिया रिप्रेजेंट क्या करेगा यहाँ पे, तो सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या फिर सेल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ए प्लेशिया मतलब क्या हुआ कि एब्सेंट या फिर लेस सेल नंबर या फिर सेल फॉर्मेशन। जहां पे सेल फॉर्मेशन या फिर सेल का जो नंबर है वो लेस होता है तो उसको हम बोलेंगे एप्लेशिया। तो ए प्लास्टिक मींस क्या हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया इट डिनोट्स मतलब कि जहां पे सेल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। देख लेते हैं। अब प्लेशिया से मेनली थ्री वर्ड्स बनते हैं। दैट इज फर्स्ट होगा हमारा क्या, हाइपोप्लेशिया। तो हाइपोप्लेशिया मेनली डिनोट करता है किसको, जब सेल का फॉर्मेशन या फिर सेल नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइपो मींस कम। और एक हो जाएगा हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरप्लेशिया भी देख लेते हैं। तो हाइपरप्लेशिया में क्या होगा, सेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और एप्लेशिया, एप्लेशिया का मतलब हुआ क्या कि सेल नंबर जो होगा या तो एब्सेंट होगा या लेस फॉर्मेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि एप्लेशिया में दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया का क्या डिफिनेशन है, ये अब हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया का डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन हमारा क्या कहता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया is a disease condition in which the bone marrow stops producing enough blood cell। तो ये एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें कि हमारा बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स बनाना क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज अ बोन मैरो डिसऑर्डर। ये क्या है, बोन मैरो डिसऑर्डर है। ठीक है, समटाइम्स एसोसिएटेड विथ अदर मैरो डिसऑर्डर सच एज माइलोइड सिस्प्लास्टिक एनीमिया, बीच में माइलोइड सिस्प्लास्टिक एनीमिया। ओके, और इसमें क्या है, इसका इंसिडेंस देख लेते हैं। एस्टिमेटेड इंसिडेंस क्या होता है, तो 2 केसेस पर मिलियन ना, यानी बहुत कम। इसका जो केसेस है ये जनरली रेयरली हम लोग को दिखाई देते हैं। ओके, और उसके बाद है क्या, ये बाइमोडल एज में पाया जाता है। दैट इज ये बाइमोडल एज में पाया जाता है। दैट इज इट इज फाउंड एट यंगर एज आल्सो और ओल्ड एज आल्सो। यंगर एज में कब पाया जाता है, दैट इज 20 to 30, बिटवीन 20 to 30 इयर्स के बीच में। और ओवर ओल्ड एज कितना पाया जाएगा, दैट इज ओवर 60 इयर्स। और सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल एट यंगर एज इज बेटर ना। तो ये था हमारा एनीमिया के बारे में, प्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखेंगे क्या, कैसे बोन मैरो जो है डिफरेंट सेल्स को बनाता है, प्रोडक्शन, दैट इज हेमेटोपोइसिस देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि एमएससी दैट इज हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है या फिर हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो हम लोग देख लेते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बोन,
तो बोन के अंदर हमारा लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे क्या पाया जाएगा, तो बोन्स के अंदर पाया जाता है दैट इज एमएससी यानी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल या फिर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, दैट इज CD34 के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अब ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, ये मेनली आगे चल के डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, दैट इज मायलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल, दैट इज एमएससी और एलएससी में, ठीक है। अब ये जो हमारा एमएससी है दैट इज मायलॉइड स्टेम सेल, ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो हमारा क्या है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है, और सेकंड हमारा क्या, माइलोब्लास्ट है, थर्ड है हमारा मोनोब्लास्ट और फोर्थ है हमारा मेगा कैरियोब्लास्ट, ओके। तो फर्स्ट एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि किसको किसको कौन कौन सा फॉर्म करता है, ठीक है। मेनली जहां भी ब्लास्ट सेल जो आएगा, ठीक है, तो ब्लास्ट अगर कहीं भी वर्ड आपको सफिक्स में दिखे तो इट मींस दैट ब्लास्ट का कहीं भी मतलब होता है इमेच्योर ना, ब्लास्ट का मतलब होता है हमेशा इमेच्योर सेल, और साइट अगर जहां कहीं भी दिखे एज अ सफिक्स तो इसका मतलब होता है मैच्योर सेल, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्या, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किसको बनाएगा, फिर नॉर्मोब्लास्ट को बनाता है, और नॉर्मोब्लास्ट किसको बनाता है, रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग जनरली इमेच्योर आरबीसी या फिर बेबी आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बेबी आरबीसी भी कहते हैं, किसको, आरबीसी रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग बेबी आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। अब रेटिकुलोसाइट जो है हमारा क्या बनाता है, एरिथ्रोसाइट बनाता है, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, एरिथ्रोसाइट बनाएगा। एरिथ्रोसाइट कैसा होता है, स्मूथ होता है, ओके, और राउंड शेप्ड होता है। अब सेकंड हम लोग आ जाता है क्या, हमारा सेकंड में आ गया हमारा क्या, माइलोब्लास्ट क्या बनाएगा, तो माइलोब्लास्ट प्रोमाइलोसाइट्स बनाता है, क्या बनाएगा, प्रोमाइलोसाइट्स बनाएगा, प्रोमाइलोसाइट्स। अब प्रोमाइलोसाइट्स क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक और एसिनोफिलिक, ये 3 सेल बनाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक और एसिनोफिलिक, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माइलोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलोसाइट्स। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, माइलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये फॉर्म करता है किसको, न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक और एसिनोफिलिक को, और ये तीनों मिलके क्या बनता है, तीनों मिलके एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मेगा माइलोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, मेगा माइलोसाइट्स। ये तीनों टर्म मिला के क्या बोलेंगे, मेगा माइलोसाइट्स, यानी मेगा माइलोसाइट्स अगर कहीं भी यूज हो रहा है इट मींस दैट उसमें क्या आएगा, न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक और एसिनोफिलिक। नाउ एक एक करके अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिलिक क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, जनरली मल्टी लोब्ड होता है, ये कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है, ओके, ये कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिलिक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज ये कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है, ओके। बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल किसको राइज करेगा, तो बेसोफिल को राइज करेगा, तो बेसोफिल कैसा होता है हमारा, बाइलोब्ड होता है, ओके। और एसिनोफिलिक का कोई ऐसा प्रॉपर शेप नहीं होता। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, थर्ड सेल दैट इज मोनोब्लास्ट। ये मोनोब्लास्ट किसको बनाएगा, तो मोनोब्लास्ट किसको बनाता है, प्रोमोनोब्लास्ट को, और ये फिर किसको बनाएगा, मोनोसाइट को। मोनोसाइट क्या बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है। मोनोसाइट क्या बनाएगा, आगे चल के ये क्या बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है, ओके, मैक्रोफेज बनाएगा। मोनोसाइट किसको फॉर्म करेगा, मैक्रोफेज को फॉर्म करेगा। मोनोसाइट्स क्या होता है, कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, ओके। अब आ जाते हैं फोर्थ हमारा सेल है दैट इज मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट किसको बनाएगा, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट को, उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स को। मेगा कैरियोसाइट्स किसको बनाता है, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स जनरली इरेगुलर शेप्ड होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये था हमारा क्या, मायलॉइड स्टेम सेल के बारे में। मायलॉइड स्टेम सेल्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये किसको बना रहा था, एरिथ्रोसाइट्स को। मेनली ये ध्यान देना, ये और लास्ट प्रोडक्ट हमारा किसको किसको बना रहा है, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किसको बना रहा है, एरिथ्रोसाइट को बना रहा है। माइलोब्लास्ट से कौन फॉर्म होता है, तो माइलोब्लास्ट से मेनली 3 सेल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, न्यूट्रोफिल विच इज मल्टीलोब्ड, ठीक है। सेकंड हमारा क्या, बेसोफिल विच इज बाइलोब्ड और एसिनोफिल, ठीक है।
ये किससे बन रहे थे हमारे माइलोब्लास्ट से। उसके बाद आ जाता है क्या मोनोसाइट। मोनोसाइट मेनली किसको फॉर्म कर रहा था, मैक्रोफेज को फॉर्म कर रहा था। किसको फॉर्म कर रहा था, मैक्रोफेज को फॉर्म कर रहा था। ये कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। ओके, और मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट किसको बना रहा था, प्लेटलेट्स को बना रहा था। ये जनरली इरेगुलर शेप्ड होता है। और फिर आ जाता है क्या सेकंड, दैट इज लिम्फोइड स्टेम सेल। ये किसको बनाएगा, लिम्फोब्लास्ट को बनाएगा। और ये किसको बनाता है, लिम्फोसाइट को बनाता है। नाउ लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हमारा क्या है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट जो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है, दैट इज गम्द। आगे अब हम लोग देखेंगे क्या साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। बोन से मेनली 3 चीजें हम लोग को मिल रही थी, दैट इज बोन से जो था, बोन मैरो से स्टार्ट करते हैं। तो बोन मैरो के अंदर क्या पाया जाता था हमारा, बोन मैरो के अंदर हमारे पाया जाता था दैट इज HSC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल या फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें बन रही थी, जैसे कि हमारा क्या RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें बन रही थी। अब जब RBC का जो काउंट है, अगर इन WBC, RBC और प्लेटलेट्स इन दोनों का काउंट अगर बढ़ता या फिर घटता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तो अगेन अब हम लोग देख लेते हैं क्या, RBC का अगर नंबर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, WBC का बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स का बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इसी में RBC का नंबर या फिर काउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, एनीमिया, और WBC का होगा तो ल्यूकोपेनिया, और प्लेटलेट्स का होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये सभी का होगा, अगर सभी का डिक्रीज होता है ना, अगर सभी का अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर सभी का काउंट डिक्रीज हो जाता है देन इट इज नोन एज पैनसाइटोपिनिया। Then it is known as pancytopenia. Pancytopenia क्या होगा, all blood components decrease. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर RBC का काउंट बढ़ जाएगा तो उनको क्या बोलते हैं, अगर घट जाएगा तो क्या बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने डिस्कस किया। आगे अब हम लोग देख लेंगे क्या साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कॉजेज यानी इटियोलॉजी, कॉजेज या फिर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी या फिर कॉजेज में भी मेनली हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज इनहेरिटेड, दैट इज इनहेरिटेड। सेकेंड वन हमारा हो जाएगा क्या, एक्वायर्ड, और थर्ड हमारा हो जाएगा इट्रोजेनिक। तो ये क्या है, इनहेरिटेड में सबसे पहला हो गया हमारा क्या, फैनकोनी एनीमिया। फैनकोनी एनीमिया में इसमें होता क्या है, तो बेसिकली इसमें देखा जाता है क्या कि HSC यानी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होता है बोन मैरो के अंदर, वो क्या होता है, हैम्पर हो जाता है, यानी उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। यानी ये क्या है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, डेट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ये फैनकोनी एनीमिया, एक होता है फैनकोनी सिंड्रोम, एक होता है फैनकोनी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये सिंड्रोम वाले में क्या होता है कि PCT विच इज फाउंड इन आवर किडनी, यानी PCT जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो अगर PCT अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है देन इट इज फैनकोनी सिंड्रोम। और अगर फैनकोनी एनीमिया में क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें कि इसमें क्या होता है कि HSC डिस्ट्रॉय होने लगता है, यानी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या इनहेरिटेड। और सेकंड हमारा क्या है, डिसकेरेटोसिस कंजेनाइटा। अब हम लोग देख लेते हैं एक्वायर्ड में। तो एक्वायर्ड में मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट हमारा क्या, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक वो कॉजेज होते हैं, मतलब उसके कॉज हमको नहीं पता होते हैं, मतलब इसका फॉर नो रीजन, मतलब इसमें कोई भी रीजन या फिर कोई भी कॉज हमको पता नहीं होता है। सेकेंडरी में देख लेते हैं क्या, तो सेकेंडरी में क्या हो सकता है, रेडिएशन। उसके बाद क्या हो जाता है, ड्रग्स सच एज
सच एज फेनेटोइन, कार्बामेजापाइन एटसेट्रा। टॉक्सिन्स में आ जाते हैं तो टॉक्सिन्स में क्या, कौन सा टॉक्सिन जो है हमारे एप्लास्टिक एनीमिया को इंड्यूस करा सकते हैं, डेट इज आर्सेनिक हो गया, गोल्ड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया और बेंजीन हो गया। वायरस में आ जाता है तो पार्वो वायरस होता है, पार्वोरस B19, ये करा सकता है, HIV करा सकता है, EBV करा सकता है और हेपेटाइटिस वायरस करा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल। तो इम्यूनोलॉजिकल में क्या होगा, टी सेल एक्टिवेशन होता है। तो टी सेल एक्टिवेशन होने के कारण क्या होता है, ये साइटोकाइंस रिलीज करता है और साइटोकाइंस क्या करता है, माइलॉइड सेल को क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो माइलॉइड सेल को जब अटैक कर देगा MSC तो बहुत सारी चीजें, दैट इज RBC नहीं बनती है, WBC नहीं बनती है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या, PNH यानी पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। इसका फुल फॉर्म है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। ठीक है, और प्रेगनेंसी। तो ये थे हमारे कॉजेस और लास्ट हमारा कॉज है दैट इज इट्रोजेनिक कॉजेज। इट्रोजेनिक कॉजेज मेनली वो कॉजेज होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर इंटेंस कीमोथेरेपी, अगर कीमो चला दें हम ज्यादा, तो वो भी एप्लास्टिक एनीमिया को क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स में देख लेते हैं। तो मेनली साइन एंड सिम्टम्स में मेनली 3 बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। क्या, फर्स्ट हमारा क्या, ड्यू टू लेस RBC प्रोडक्शन। अगर RBC हमारा बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी RBC कम प्रोड्यूस हो रहा है, देन इट इज नोन एज क्या कहते हैं इसको, एनीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। और WBC अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो देख लेते हैं इसमें, अगर RBC का कम प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पैलोर है, जनरल मलाइज है यानी टायर्डनेस देखने को मिलता है। ठीक है, और टेकिकार्डिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। तो जितने भी जनरल एनीमिया के जो सिम्टम्स है वो हमारे किस में दिखाई देंगे, ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ RBC। अब WBC का कम प्रोडक्शन होगा तो इन्फेक्शन होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और फीवर होगा। और प्लेटलेट्स में क्या होगा, प्लेटलेट्स में क्या होगा, तो रैशेस देखने को मिलेंगे, ब्रूज देखने को मिलेंगे और इंटरनल हेमरेज हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, पैथोजेनेसिस इसका, उसके बाद डायग्नोसिस और उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में मेनली क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। ऑटो इम्यूनिटी बाय किसी कारणवश डेवलप हो सकता है। इट कैन बी इट्रोजेनिक, इट कैन बी ऑफ सेकेंडरी, और इट कैन बी इडियोपैथिक, और इट कैन बी इनहेरिटेड। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है तो उससे क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसमें टी सेल जो है ना, टी सेल हमारा जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। टी सेल गेट्स एक्टिवेटेड अगेंस्ट डिक्रीज्ड बोन मैरो। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड बोन मैरो है तो डिक्रीज्ड बोन मैरो स्टेम सेल के अगेंस्ट जो है हमारा टी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू एंटीजन सेंसिटिविटी रिएक्शन। किस कारणवश, तो एंटीजन सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ये क्या करेगा, तो टी सेल जो है एक्टिव हो जाएगा तो किलर टी सेल, अब ये जो किलर टी सेल है डिस्ट्रॉय द स्टेम सेल, ये टी सेल जो है डिस्ट्रॉय करने लगता है किसको, स्टेम सेल को, जिससे कि क्या होता है, एप्लेसिया हो जाता है बोन मैरो, यानी एप्लेसिया हो जाएगा। यानी एप्लेसिया को और एक नाम से जान सकते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, पैनसाइटोपिनिया। ओके, और वो क्या आगे लीड कर देगा डिजीज कंडीशन को, दैट इज नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया का हम लोग पैनसाइटोपिनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये था हमारा पैनसाइटोपिनिया, याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है, पैनसाइटोपिनिया। ओके, तो ये था हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में किसी कारणवश ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। तो ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होने के कारण क्या होता है, टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। टी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो किलर टी सेल डिस्ट्रॉय करने लगता है किसको, स्टेम सेल को। स्टेम सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो उससे क्या होता है, एप्लेसिया डेवलप हो जाता है बोन मैरो के अंदर, और एप्लेसिया डेवलप हो जाता है तो दिस कंडीशन लीड टू द एप्लास्टिक एनीमिया और पैनसाइटोपिनिया। ओके, अब देख लेते हैं क्या डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में मेनली हम लोग देखेंगे क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं। तो बोन मैरो बायोप्सी में मेनली हम लोग को क्या देखने को, हाइपोसेलुलरिटी देखने को मिलता है, मतलब कि सेल्स का जो है डिक्रीज नंबर देखने को मिलता है। उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, तो फैट और स्ट्रोमा देखने को मिलता है।
HSC का मेनली इसमें देखा जाता है कि HSC का लेवल कितना, अगर HSC का लेवल अगर ठीक ठाक है देन इट इज ओके, नहीं तो अगर HSC का लेवल अगर 25% से कम है ऑफ द मैरो स्पेस देन इट इज नॉन, देन दिस इज सस्पेक्टेड टुवर्ड्स द एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, उसके बाद सेकंड है बोन मैरो बायोप्सी में देखेंगे बी नंबर में क्या कि नो फाइब्रोटिक इनफिल्ट्रेशन और मैलिग्नेंसी, मतलब क्या हुआ कि फाइब्रोटिक एक्शन हम लोग को नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और सेकेंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स का जो काउंट है वो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है। ये सब हम लोग को देखने को मिलता है किसके अंदर, बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं तब। अब पेरिफेरल स्मीयर अगर हम कराते हैं, पेरिफेरल स्मीयर हम लोग अगर हम उस पेशेंट का बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, देख लेते हैं। तो इमेच्योर माइलॉइड सेल, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, माइलॉइड सेल हमारे क्या होंगे, इमेच्योर होंगे। और प्लेटलेट्स का शेप कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और टीयर ड्रॉप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टीयर ड्रॉप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और अगर सीबीसी कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो जनरल चीजें वो देखने को मिलती है, दैट इज आरबीसी कम देखने को मिलेगा, हेमोग्लोबिन भी कम देखने को मिलेगा, एचसीटी भी कम देखने को मिलेगा, एमसीबी ज्यादा देखने को मिलेगा। एमसीबी ज्यादा देखने को मिलेगा तो इट मीन स्टैट किया कैसा हो गया, मैक्रोसिटिक ना, मैक्रोसिटिक हो गया। और रेटिकुलोसाइट कम देखने को, क्यों देखने को कम मिलेगा, क्योंकि बनेगा नहीं, क्योंकि एचएससी के पास एप्लेशिया हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं, यह था हमारा डायग्नोसिस। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो एप्लास्टिक एनीमिया को लीड कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप करते हैं ताकि हमारा जो कंडीशन है वो सुधर सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या, एचएससी ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, दैट इज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल का जो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा अगर ट्रीटमेंट में आ जाएगा क्या, इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, जिसमें देते हैं क्या, दैट इज एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन और प्लस साइक्लोस्पोरिन देते हैं, प्लस साइक्लोस्पोरिन देते हैं ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और एंड्रोजेंस दे सकते हैं। एंड्रोजेंस क्या करता है, अप रेगुलेट करता है टीलोमरेज को, और टीलोमरेज क्या करेगा, इनहेंस द बोन मैरो एक्टिविटी। तो ये था हमारा एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में लेक्चर। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, आज यही खत्म करते हैं। जरूर बताएं कमेंट्स में, कोई अगर डाउट हो, क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू।